हाय एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं उस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसका आप में से बहुत लोगों को बहुत टाइम से बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, और वो है कि ग्रैंड विटारा के प्राइजेस क्या होंगे। एक्चुअली चारों तरफ कन्फ्यूजन इतना फैला हुआ है, अगर आप एक बार इंटरनेट पर सर्च करो तो कोई 9.5 लाख रुपए बताता है, कोई कहता है 10 लाख से शुरू होगी, कोई कहता है क्रेटा से सस्ती रहेगी, कोई कहता है कि होंडा सिटी से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी, कोई कहता है कि ये तो बहुत महंगी हो सकती है। काफ़ी डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेने का क्या फ़ायदा, ये तो इतनी महंगी पड़ रही है। और अगर आप एक बार गूगल सर्च करो ग्रैंड विटारा प्राइस, तो आपको ऐसे क्लिक बेट वाले लिंक्स मिलेंगे ना, प्राइस लीक्ड, प्राइस आउट, प्राइस रिवील्ड। हालांकि प्राइस रिवील हुआ नहीं है, वो सितंबर में होगा, पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लीक की न्यूज़ आती रहती है। अब ये लीक की न्यूज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले एक लीक की न्यूज़ आई थी जो कि मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करा तो मुझे तो वो गलत ही लगी। अगर आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहली बार जब 9.5 लाख रुपए का लीक्ड प्राइस आया था, तब मैंने उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से सर्च करने की कोशिश करी थी कि ये वाकई में कितना जेन्युइन है कितना नहीं। एंड बाद में मुझे तो मतलब ऐसा लगा कि शायद वो ऐसी एक रूमर है, फेक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ना तो मैं कुछ ऐसा बताने वाला कि प्राइस लीक्ड है, मेरे पास कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि काफ़ी सारे नेक्सा के शोरूम्स के अंदर काफ़ी सारे सेल्समैन ने काफ़ी वेरिएबल सा प्राइस दिया है। कोई कहता है कि 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा, कोई कह रहा है 19 के आसपास होगा, कोई कह रहा है कि अंडर 20 होगा। आप लोगों के सर्कल में भी जितने लोग हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों ने जिन्होंने बुकिंग कर रखी है, आपको भी शायद ऐसे कुछ बॉल पार्क फिगर सुनने को मिले होंगे। तो मुझे लगा कि यार छोड़ो, बाकी सारी दुनिया को भूल जाओ, डो नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय नॉइज। ये न्यूज़ में इतना सब कुछ चल रहा है, आर्टिकल्स में इतना सब कुछ आ रहा है, आई एम श्योर काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ में भी काफ़ी चीज़ें आ रही होंगी। सेल्समैन कुछ कह रहा है, मुझे लगता नहीं कि एक्यूरेट फिगर शायद किसी को पता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम खुद अपनी तरफ से एनालिसिस करें और प्राइस डिराइव करने की कोशिश करें और एक एक्सपेक्टेड प्राइस निकालें। ये एक एक्सपेक्टेड प्राइस होगा जो मैं निकालूंगा, और इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर बिल्कुल 19-20 का फर्क होगा, लेकिन ऐसा मतलब पूर्व पश्चिम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मुझे तो ऐसी उम्मीद है भाई अपनी एनालिसिस के ऊपर। बाकी देखो, असली प्राइस तो मारुति जानती है। अब इस वीडियो के अंदर मेरी बकबक सुनते हुए हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगे कि यार फटाफट वीडियो को आगे स्किप करो, एंड में जाओ और फटाफट देखो कि प्राइस क्या है। ये सब नहीं सुनना। देखो, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल एंड में जाके स्किप करके लास्ट में बिल्कुल प्राइस पे फोकस करोगे तो आपको ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी कि मैं उस प्राइस पे पहुंचा कैसे। ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि आपने गूगल सर्च करा, सामने से कोई आर्टिकल आया, उसने आपको एक फिगर फ्लैश कर दिया कि इतने की गाड़ी, और आपने वो फिगर सोचा और आप चले गए विदाउट रियलाइजिंग कि वो कितना सच है, कितना जेन्युइन है, कहाँ से आया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो के अंदर बिना स्किप करे एंड तक बने रहेंगे तो सिर्फ लास्ट में एक ये प्राइस है, शायद उसमें उतना मज़ा नहीं होगा। जो जर्नी है प्राइस डिस्कवरी की, मेरे ख्याल से वो भी इक्वली इंजॉयबल होगी। एंड क्योंकि एंड में जाके आपको इस एनालिसिस को सुनने के बाद जब प्राइस पता चलेगा तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक इंप्रेशन रहेगा कि यार ये तरीका था जहां से हम यहां तक पहुंचे। एंड फाइनली जब प्राइस रिवील होगा तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि गाड़ी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा प्राइस्ड है या कम है। एंड देन यू कैन प्रोबेबली मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली कि यार ये वाला वेरिएंट इतने का होना चाहिए था, इतना हमने सोचा था, ये तो इससे बहुत ज़्यादा महंगा है, इट लुक्स लाइक इट इज़ नॉट वर्थ इट। और कोई अगर उससे वेरिएंट सस्ता आ गया, इट माइट प्रूव टू बी वैल्यू फॉर मनी। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप लोग मेरे से पूछोगे कि यार आपने ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकाला। बाकी सारे लोग तो सीधा प्राइस बता रहे हैं कि इतने इतने का ये वेरिएंट होगा या इतने से स्टार्टिंग होगा। आप कह रहे हो कि यार आपने डिराइव करा है, कौन सी इक्वेशन है। देखो, मैंने ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट इक्वेशन या कुछ ऐसा कोई मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऐसा कुछ मैंने इन्वेंट नहीं किया है। मैंने एक बड़ी सिंपल सी तरकीब लगाई है। जब भी कोई बच्चा कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो वो सिलेबस की तैयारी तो करता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले वो एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता है कि एग्जामिनर किस तरह से पेपर सेट करेगा। एग्जामिनर किस तरह से पेपर सेट करेगा, एग्जामिनर खुद भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेगा, उनको रेफर करेगा। तो बच्चा भी क्या करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करता है जस्ट टू सी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से ज़्यादा कवर हुए हैं, कौन से रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम से कवर ही नहीं किए गए। वो बात अलग है कि फाइनल जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हो सकता है कि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक पेपर के हिसाब से कुछ कुछ सिमिलर हो या बिल्कुल ऑफ बीट हो, लेकिन अपनी तरफ से तो तैयारी करके यही जाते हैं ना लोग एग्जाम से पहले कि यार एक पैटर्न देख लो। तो मैंने भी इसी तरह से मारुति के पैटर्न समझने की कोशिश करी है। मारुति के पैटर्न समझने के लिए मैंने इसके वेरियस मॉडल्स, वेरियस वेरिएंट्स, वेरियस ट्रिम्स अक्रॉस वेरियस मार्केट्स,
इसकी प्राइजेस स्टडी करी हैं, इनको स्टडी करके मैंने एक्सेल शीट में डाला है। हर एक वेरिएंट क्या फीचर्स देता है, कितने कितने फीचर्स एक्स्ट्रा देने पे कितने कितने प्राइस बढ़ाते हैं, मैंने वो सब भी एक एक्सेल शीट में डाला है। इतना ज़्यादा एफर्ट लग गया ना दरअसल ड्राइव करते करते। पहले तो मैंने सोचा था कि बड़ी आराम से पता चल जाएगा, फटाफट ब्रोशर देखो, ओके फाइन आइडिया लग जाएगा। लेकिन चक्कर ये है कि मैंने इस एनालिसिस में किस किस को कंसिडर करा है। एक मैंने ब्रेजा को कंसिडर करा है, क्योंकि ब्रेजा भी रिसेंटली लॉन्च हुई है और उसमें भर भर के फीचर्स हैं। एक्सेल 6 को कंसिडर किया है, क्योंकि एक्सेल 6 ग्रैंड विटारा लॉन्च होने से पहले इनका फ्लैगशिप मॉडल है। इसके अलावा मैंने शुरू में बलेनो का भी डाउनलोड किया था सब कुछ, इसका अर्टिगा का भी किया था। लेकिन बाद में थोड़ा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म लगाने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ ब्रेजा को और एक्सेल 6 को रखूं तो उसके रेफरेंसेस को ले लेके थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली प्राइस निकाला जा सकता है। बिकॉज पहली बात, फ्लैगशिप प्रोडक्ट एक्सेल 6 है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स इन्होंने ब्रेजा में इंट्रोड्यूस किए हैं। एंड ब्रेजा की प्राइसिंग काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि ब्रेजा इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी, बिल्कुल मतलब 14 लाख टच कर जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रॉब्ली इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हो गई हो, इसलिए जो लेटेस्ट मॉडल है, जिस मॉडल में उन्होंने जिस तरह का दिमाग लगाया है, शायद उसी तरह की थिंकिंग अभी अपने लेटेस्ट मॉडल में लगाएंगे। उसके अलावा मैंने कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके इंटरनेशनल गाड़ियाँ जो हैं इनकी वो सेलेक्ट की हैं। वो क्यों की हैं, कैसे की हैं, मैं उस पर आऊँगा। और एक दूसरी कंपनी यानी कि होंडा की भी गाड़ी, होंडा सिटी को भी कंसिडर करा है इसमें, क्योंकि फ़िलहाल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इस प्राइस सेगमेंट में होंडा सिटी ही है हमारे पास। लेकिन मैंने सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं, मैंने और भी कुछ चीज़ों को लेके बेस बना के इसका प्राइस डिराइव करा है। शुरू करता हूँ थोड़ी सी स्ट्रगल से। पहले तो मैं इनके ब्रोशर्स को डाउनलोड करके PDF फाइल्स में देख रहा था, लेकिन फिर मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी मॉडल में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ मिसिंग है, तो भूल जा रहा था। फिर मुझे लगा कि यार मैं थोड़े प्रिंट आउट्स वगैरह लेता हूँ, इनको पढ़ के मेरे को आइडिया रहेगा। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। उसके बाद मैंने क्या किया यार, सारी चीज़ें ना खुद ही टाइप कर ली। हर एक ब्रोशर में से हर एक वेरिएंट का हर एक आइटम लेके मैंने टाइप करा और मॉडल वाइज कंपेयर करते हुए मैंने एक्सेल शीट में सब कुछ लिख दिया। इससे थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार अब कोई चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ और आप लोग इतना मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो मैं थोड़ा जेन्युइन एफर्ट मारूँ। और क्योंकि मैं चीज़ें ट्रांसपेरेंटली वीडियो पे दिखाऊंगा, तो कहीं कॉस्ट कटिंग एफर्ट कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत करी एक्सेल 6 से, क्योंकि एक्सेल 6 का जो साइज़ है वो ब्रेजा से बड़ा है। इट इज़ अ 6 सीटर। जो ग्रैंड विटारा है वो भी ब्रेजा से ज़्यादा स्पेशियस होगी और वो नई फ्लैगशिप बनेगी। और दूसरी बात कि मैंने देखा है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिम्स में जो जो फीचर्स ये लोग डाल रहे हैं, उसमें एक्सेल 6 में और अपकमिंग ग्रैंड विटारा के अंदर सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं। तो मैंने क्या किया कि ग्रैंड विटारा के स्पेसिफिकेशंस लिए और एक्सेल 6 के स्पेसिफिकेशंस लिए, एंड उसके बाद दोनों को ऊपर नीचे कंपेयर करा, साइड बाय साइड लेके ना, मतलब कॉलम वाइज मैंने सेग्रीगेट करा कि कौन कौन से फीचर्स हैं, एंड रो वाइज मैंने गाड़ी के और उनके ट्रिम्स को लेके सेग्रीगेट करा। और फिर मैंने देखने की कोशिश करी कि कितने फीचर्स कॉमन हैं और कितने फीचर्स डिफरेंट हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रैंड विटारा जीटा है और एक्सेल 6 जीटा है, तो इसमें जो ब्लैक है ये वो चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जो ग्रीन है वो ये हैं जो एक्सक्लूसिवली एक्सेल 6 जीटा में है, और जो ब्लू में है दैट इज़ एक्सक्लूसिव टू ग्रैंड विटारा जीटा। तो इस तरह से मैंने मतलब अपनी शीट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। सो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि अगर मैं जीटा का वेरिएंट देखूँ, क्योंकि अच्छा मैं जीटा से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेल 6 के अंदर सिग्मा और डेल्टा नहीं है, ग्रैंड विटारा में है। तो ग्रैंड विटारा का मैं जीटा से शुरुआत करूँगा। फर्दर मॉडल्स में आगे जाने के लिए हम प्राइजेस को ऐड करेंगे। इससे नीचे के मॉडल्स में जाने के लिए या तो हम प्राइजेस सब्ट्रैक्ट करेंगे या दूसरी कार पकड़ेंगे, आएंगे उस पर। एक चीज़ मैं और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जैसे जितने भी एक्सेसरीज़ हैं जो किसी एक वेरिएंट में हैं, किसी में नहीं है, भाई मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करी है कि मैं उन एक्सेसरीज़ का एग्जैक्ट प्राइस निकालूं। मैं मारुति सुजुकी के जेन्युइन पार्ट्स एंड मारुति सुजुकी एक्सेसरीज़ इनकी वेबसाइट पे गया। इनकी वेबसाइट पे जाके मुझे इनके ओरिजिनल एक्सेसरीज़ के जो रेट्स मिले, मैंने सबसे पहले वो कंसिडर करे। अगर मुझे कोई पार्ट वहाँ पे नहीं मिला तो एक वेबसाइट है, एक कंपनी है बूडमो, उसमें काफ़ी कंपनीज़ के स्पेयर पार्ट्स रहते हैं, मैंने वहाँ से प्राइसेस लेने की कोशिश करी है। अगर मुझे वहाँ से भी नहीं मिले तो मैंने किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के उन एक्सेसरीज़ के प्राइसेस लेने की कोशिश करी है, अमेज़ॉन से या फिर माई कार हेल्पलाइन, गो मैकेनिक, ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो मैंने इन रिसोर्सेज को यूज़ किया है, गाड़ियों के ब्रोशर्स प्लस गाड़ियों की ही वेबसाइट्स जहाँ पे इन्होंने प्राइस वगैरह की डिस्कशन कर रखी है, प्लस इस तरह से फीचर्स के मैंने इस तरह से रेट्स लिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप एक्सेल 6 के और ग्रैंड विटारा के जीटा वेरिएंट्स में अगर देखो तो इसमें 6 एयरबैग्स हैं, जबकि एक्सेल में 4 हैं।
सो दिस हैज़ 2 एडिशनल एयरबैग्स एंड एयरबैग्स आपको पता है कि थोड़ा सा महंगा आइटम है। अब एयरबैग्स की कीमत कैसे लगाई जाए, तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि विल मारुति स्टॉप मेकिंग स्मॉल कार्स। उसके अंदर मैंने एक इशू डिस्कस किया था कि गाड़ियों के अंदर किस तरह से 2 से 6 एयरबैग्स कंपलसरी करने की बात करी जा रही है, जहाँ पे कार मेकर्स ने और जाटो डायनामिक्स जो कि कार मार्केट डेटा एग्रीगेटर है, इन्होंने एक एस्टीमेट दिया था। कार मेकर्स ने शायद 11,700 का कहा था और जाटो डायनामिक्स ने 7,600 का कहा था कि एडिशनल कॉस्ट ये आएगी अगर डुअल से 6 एयरबैग्स पे लाना है गाड़ियों को। और जिन गाड़ियों के अंदर प्रोविजन नहीं है कर्टन एयरबैग्स का और साइड एयरबैग्स का, वहाँ 60,000 रुपये लगेंगे। तो प्रोविजन तो है क्योंकि ग्रैंड विटारा के अंदर तो 6 एयरबैग आ रहे हैं, लेकिन XL6 के अंदर सिर्फ 4 एयरबैग्स हैं। अगर 2 एडिशनल और एयरबैग्स होते तो मैं अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चल रहा हूँ, ये मैं अप्रॉक्सीमेट कह रहा हूँ क्योंकि वो फिगर जो था वो 2 से 4 एयरबैग्स का था। 4 से 6 एयरबैग्स कितनी कॉस्ट आएगी एग्जैक्टली ये तो कार कंपनी को ही पता होगा। और एयरबैग एक ऐसी चीज़ है जो एज एन एक्सेसरी नहीं लगाई जा सकती, तो इसका एग्जैक्ट प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जितना ये मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैं हर एक का लिंक मुझे याद भी नहीं है, पर जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं और जितना मैंने एस्टीमेट लगाया है, मैंने इसका एक रफ़ एस्टीमेट 10,000 के करीब लगाया है। और रेयर व्यू कैमरा है, तो ये रेयर व्यू कैमरा जो मेंशन्ड है इसमें ग्रैंड विटारा जीटा में, अगर ये रेयर व्यू कैमरा हम XL6 के जीटा में लगाएं, मैं बार बार इधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरा मॉनिटर इधर है तो XL6 जीटा का जो रेयर व्यू कैमरा है वो मारुति के एक्सेसरीज़ में वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इट इज़ फॉर 3500 रुपये का है, 3492 लिखा भी हुआ है, तो ये प्राइस मैंने वहीं से लिया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसको नहीं छेड़ते हैं क्योंकि इसमें स्मार्ट प्ले स्टूडियो है, इसका बेटर है, स्मार्ट प्ले प्लस है, लेकिन इसमें नेविगेशन सिस्टम है विद लाइव ट्रैफिक अपडेट जो कि इसमें नहीं है। तो एक चीज़ है एक चीज़ नहीं है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। अब चलते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पे। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के अंदर इसमें आउटसाइड टेम्परेचर गेज है और एयर कूल्ड ट्विन कप होल्डर्स हैं, एक्सेसरी सॉकेट हैं फ्रंट रो में, मिडिल रो में, रेयर रो में, और पेडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक में हैं। ये ब्रोशर में XL6 में मेंशन्ड है, लेकिन नीचे अगर आप स्पेक शीट में जाओ वेरिएंट वाइज उसमें मेंशन्ड ही नहीं है। पता है मारुति वाले यार ब्रोशर के अंदर कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं। लेकिन इन ल्यू ऑफ दिस अगर आप ग्रैंड विटारा देखो तो उसके जीटा वर्जन के अंदर ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं और रियर फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाते हैं। अब एक इंटीरियर्स में अगर आप देखोगे तो मेजर डिफरेंस बस एक एम्बियंट लाइट्स का है कि डोर ट्रिम के अंदर इसमें एम्बियंट लाइट्स हैं। एम्बियंट लाइट्स का भी आप मेरे ख्याल से कितना लगा लोगे, 5,000 लगा दो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगर आप एक्सटीरियर्स में आओ तो एक्सटीरियर्स में मेन डिफरेंस आता है कि इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, फॉलो मी हेडलैम्प्स हैं और 16 की जगह 17 इंच के अलॉयज़ हैं। तो अलॉय व्हील्स का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है। बाकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं और LED प्रोजेक्टर टाइप हेडलैम्प्स हैं। देखो उसमें रिफ्लेक्टर है, इसमें प्रोजेक्टर है, तो डेफिनेटली प्रोजेक्टर जो है वो रिफ्लेक्टर से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। प्लस ये फॉलो मी हेडलैम्प्स और ऑटो हेडलाइट्स, ये अंदर सर्किटरी का कमाल है, इसमें कोई अलग से हार्डवेयर नहीं डाला है। तो दोनों फीचर्स को कंपेयर करते हुए मुझे लगता नहीं है कि ग्रैंड विटारा में बहुत कोई ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस है XL6 के मुकाबले। इनफैक्ट अगर ग्रैंड विटारा को बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया तो मुझे लगता है कि लोग XL6 की तरफ जाएंगे क्योंकि फिर वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी सब कुछ है। देखो सनरूफ तो दोनों में ही नहीं है, बल्कि XL6 के अंदर आपको बढ़िया रूफ माउंटेड ACs मिलते हैं, कैप्टन सीट्स मिलती हैं और रिक्लाइन भी आप ज़्यादा कर सकते हो कैप्टन सीट को। ऊपर से फिर 6 सीटर की कैपेसिटी है, ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। सो इसलिए ग्रैंड विटारा जीटा में कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ग्रैंड विटारा जीटा मेरे हिसाब से 40,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू XL6 जीटा। तो XL6 जीटा जो है दैट कम्स आउट टू बी फॉर अराउंड 1129, तो ग्रैंड विटारा जीटा जो है वो 1169,000 की होनी चाहिए मेरे इस डेरिवेशन के हिसाब से। ये है मैनुअल वेरिएंट का रेट। अगर इसमें आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो मैंने इसके अंदर सीधा 1.5 लाख जोड़ लिया है, लेकिन क्योंकि आप पुरानी कोई सी भी गाड़ी ले लो, चाहे XL6 ले लो या फिर ब्रेजा ले लो, इन तीनों में सेम ट्रांसमिशन है और XL6 और ब्रेजा दोनों का ऑटोमेटिक एग्जैक्टली 1.5 लाख रुपए महंगा है। तो अगर सिर्फ ट्रांसमिशन का फर्क है तो मुझे लगता है कि वही 1.5 लाख यहाँ पे ट्रांसलेट होगा। तो अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना हो तो ये आपको पड़ना चाहिए 1169 प्लस 1.5 यानी कि 13,19,000 का। ग्रैंड विटारा जीटा का रेट पता करने के बाद मैं अल्फा का करने वाला था कि फिर मुझे लगा कि यार मैं ऑल ग्रिप के बारे में भी कुछ स्टडी करता हूँ, क्योंकि सुजुकी की इंडिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो ऑल ग्रिप ऑफर कर रही है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंपेयर कि स्टैंडर्ड 2 व्हील ड्राइव से ऑल व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस रहेगा प्राइजेस में। अच्छा, मैं इसको किसी महिंद्रा थार से या फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो से कंपेयर कर नहीं सकता, क्योंकि पहली बात सुजुकी का अपना प्राइसिंग का तरीका है। ये लोग जैसे अपने 6 स्पीड ऑटोमेटिक को हमेशा 1.5 लाख रुपए महंगा रखते हैं, स्कॉर्पियो वाले, टोयोटा वाले, इनके सबकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अलग है। ये अपने ट्रांसमिशंस को अलग तरीके से प्राइस करते हैं, इनके ट्रांसमिशंस की टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है। तो मैं चाहता था कि जो कंपनी है वो सेम रहे,
प्लस स्कॉर्पियो एन जो है प्रॉपर टाइप 4 व्हील ड्राइव है, उसमें ट्रांसफर केस वगैरह सब कुछ है और वो काफ़ी महंगा आता है 2,47,000 का। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं सुजुकी की जो इंटरनेशनल गाड़ियां हैं जिनके अंदर ये ऑल ग्रिप वर्जन अवेलेबल है मैं उन्हें जाके देखूं। तो सुजुकी की जो एस क्रॉस है जिसका कि फ्रंट फेसिया और काफ़ी चीज़ें हमारी नई ग्रैंड विटारा के साथ बहुत मिलती हैं, ये चीज़ मैंने ग्रैंड विटारा की डिस्कशन के अंदर आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, उसमें डिस्कस भी करी थी कि किस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेशनल एस क्रॉस से डिराइव्ड हैं। तो मैं इंटरनेशनल एस क्रॉस के ऊपर गया, मैंने सुजुकी की यूके की वेबसाइट देखी, क्योंकि सुजुकी की यूएस में मैंने देखा कि कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, ना इनकी शायद कोई ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं। यूएस मार्केट में इनके 2 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल्स और मरीन इक्विपमेंट्स ज़्यादा फेमस हैं। गाड़ियाँ इनकी ज़्यादातर यूरोप में बिकती हैं। तो मैं सुजुकी यूके के जब वेबसाइट पे गया, मैंने देखा कि एस क्रॉस के वहाँ पे 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक मोशन और एक अल्ट्रा। अब मोशन जो है वो उनका लोअर वेरिएंट है और वो 2 व्हील ड्राइव है, जो अल्ट्रा है वो उनका अपर वेरिएंट है और उसमें इनका ये ऑल ग्रिप सेलेक्ट आता है, दैट इज़ ऑल व्हील ड्राइव। अब अगर आप स्टैंड अलोन देखो तो उन दोनों गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, मतलब हमारी इंडियन ग्रैंड विटारा के मुताबिक तो उनकी जो एस क्रॉस है यूरोपियंस की उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। लेकिन अगर आप मोशन को और अल्ट्रा को साइड बाय साइड कंपेयर करो तो आप रियलाइज करोगे कि आप कॉमन फीचर्स अगर हटा दो तो मोशन में और अल्ट्रा में उतना ही डिफरेंस है जितना कि हमारे यहाँ जीटा में और अल्फा में है। तो जितनी चीज़ें यूरोपियन एस क्रॉस के अल्ट्रा वर्जन में मोशन से एक्स्ट्रा है, उतनी ही चीज़ें ऑलमोस्ट एक आधी चीज़ें ऊपर नीचे छोड़ के हमारी ग्रैंड विटारा अल्फा में जीटा से ज़्यादा है। सो बेसिकली जितना प्राइस इंक्रीज यूरोपियन एस क्रॉस में मोशन से अल्ट्रा में हो रहा है, करीबन उतना ही प्राइस इंक्रीज हमारे यहाँ जीटा से अल्फा, लेकिन अल्फा AWD में होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो अल्ट्रा है उसमें आता ही AWD है। ऐसे समझो जैसे हमारे यहाँ भी अल्फा हो वो AWD हो। तो ये मुझे एक बड़ा अच्छा रेफरेंस पॉइंट मिला। अब मैंने जब दोनों वेरिएंट्स लिए तो दोनों के अंदर मैंने डिफरेंस देखा। अब उस डिफरेंस को मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं लिया, जो मोशन है वो 25,000 पाउंड्स का है और जो अल्ट्रा है वो 29,800 पाउंड्स का है। पाउंड को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो 97 रुपीज का बनता है। तो उस हिसाब से जो एस क्रॉस मोशन है वो 24.25 लाख की पड़ती है, लेकिन हमारी ग्रैंड विटारा उस प्राइस रेंज में है नहीं, इसलिए अल्ट्रा और मोशन के बीच का डिफरेंस जो है वो मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स में ना लेके परसेंटेज टर्म्स में लिया है। यानी कि जो एस क्रॉस अल्ट्रा है दैट इज मोर एक्सपेंसिव बाय 19.2% एज कंपेयर टू मोशन। तो अगर मैं उस चीज़ को हमारे इंडिया में ट्रांसलेट करूं, क्योंकि परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज अगर करो ना तो बहुत बढ़िया रहता है। एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या है कि उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी डिफरेंट है, उनके बेस प्राइस डिफरेंट है, उनके वहाँ टैक्सेस डिफरेंट है। लेकिन अगर आप परसेंटेज इंक्रीज में देखो तो जो कांस्टेंट चीज़ें रहती हैं वो हट जाती हैं एंड जो वेरिएबल इंक्रीज होता है वो रहता है कैलकुलेशन के अंदर। तो इसलिए मैंने वही 19.2% इंडिया के अंदर अपनी ग्रैंड विटारा जीटा के लिए लिया है। अल्फा ऑल व्हील ड्राइव का प्राइस निकालने के लिए मैंने किया 1.192 मल्टीप्लाइड बाय जीटा वेरिएंट का प्राइस। अब इसके अंदर जीटा वेरिएंट मैनुअल का प्राइस लिया है मैंने, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक में नहीं आती है, मैनुअल में आती है। सो बेसिकली 11,69,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.192 वो आता है 13,93,448, मतलब ऑलमोस्ट 14 लाख, 14 लाख से थोड़ा सा कम। तो ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से आता है ग्रैंड विटारा के ऑल व्हील ड्राइव का रेट। अब अगर मैं ग्रैंड विटारा अल्फा की बात करूं तो मैंने ये चेक किया कि जीटा में और अल्फा में फीचर्स में डिफरेंस क्या है। जो मेजर डिफरेंस है अल्फा में ओवर जीटा वो है पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा एंड लेदरेट सीट एंड स्टीयरिंग व्हील। इसमें से 360 डिग्री कैमरा, लेदरेट सीट एंड लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ये एडिशनल फीचर्स तो एक्सेल अल्फा के अंदर भी मिलते हैं ओवर जीटा। और इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है ब्रेजा ZXi में ओवर VXi। तो थोड़ा एक्सेल 6 के वेरिएंट्स के डिफरेंस के अंदर जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है और ब्रेजा की डिफरेंशियल प्राइसिंग को नज़र में रखते हुए मैंने ये हिसाब लगाया कि ग्रैंड विटारा का जो अल्फा है दैट कुड बी अराउंड 1,40,000 मोर देन जीटा, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ जो है वो एक बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, इट डज नॉट कम चीप। तो यानी कि 11,69,000 के अंदर अगर आप 1,40,000 ऐड करो तो फिगर निकल के आता है 13,09,000। तो ग्रैंड विटारा अल्फा कैन बी प्राइस्ड एट 13,09,000। अब ऑब्वियसली ये 9,000 की जगह 19,000 20,000 भी हो सकता है या सिर्फ 13 लाख भी हो सकता है, थोड़ा सा वेरिएशन इसके अंदर रहेगा, ये अप्रॉक्सीमेट है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट का प्राइस जानना हो तो वो सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए ज़्यादा है, यानी कि 14,59,000। अब हमारे पास बचते हैं ग्रैंड विटारा के लोएस्ट 2 वेरिएंट्स, सिग्मा एंड डेल्टा, एंड दी अपर मोस्ट वेरिएंट्स जीटा प्लस एंड अल्फा प्लस, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आते हैं। अभी फिलहाल जो लोअर वेरिएंट्स हैं उनको कवर करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा ग्रैंड विटारा सिग्मा से। उसके लिए खोली मैंने एक्सेल शीट अपनी, जिसके अंदर की मैंने ब्रेजा के और ग्रैंड विटारा के सारे वेरिएंट्स को स्टैकअप कर रखा है
एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, मैंने ये चीज़ देखी कि ग्रैंड विटारा का जो सिग्मा जो बिल्कुल लोएस्ट वेरिएंट है उसके अंदर ब्रेजा के LXI के सारे फीचर्स हैं, VXI के सारे फीचर्स हैं और कुछ फीचर्स तो ZXI के और ZXI प्लस के भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड विटारा सिग्मा में आपको मिलते हैं शोल्डर हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स जो कि आपको ब्रेजा के ZXI प्लस में मिलेंगे। साथ ही फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जो कि ZXI प्लस में मिलेगा। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, टिल्ट तो है, टेलीस्कोपिक जो है वो ZXI में मिलेगा। रेयर सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर वो ZXI में मिलेगा। लेकिन एक फीचर है ब्रेजा के VXI का जो सिर्फ ब्रेजा VXI में है लेकिन ग्रैंड विटारा सिग्मा में नहीं है, वो है ब्रेजा VXI का स्मार्ट प्ले स्टूडियो विद अ 7-inch टच स्क्रीन, जिसमें कि आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिमोट कंट्रोल्ड ऐप, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स फॉर ऑडियो एंड ब्लूटूथ, USB कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और 4 स्पीकर मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेटअप है, यही एक चीज़ है जो कि ग्रैंड विटारा सिग्मा में मिसिंग है। जाहिर सी बात है कि इतनी सारी चीज़ें ग्रैंड विटारा के अंदर होते हुए मैं ये चीज़ तो समझ गया कि जो सिग्मा वेरिएंट होगा वो ब्रेजा के VXI से ज़्यादा प्राइस्ड होगा, क्योंकि अगर दोनों की प्राइसिंग बराबर रही या थोड़ी बहुत ऊपर रही तो सारे के सारे लोग ब्रेजा VXI को छोड़ के ग्रैंड विटारा सिग्मा लेंगे। और एक म्यूजिक सिस्टम या टच स्क्रीन की कमी है, वो लोग आफ्टर मार्केट करोल बाग में जाके एज एन एक्सेसरी लगवा लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ग्रैंड विटारा सिग्मा महंगी तो होनी चाहिए ब्रेजा VXI से, लेकिन सवाल ये कितनी। अब इस क्वांटम को डिसाइड करने के लिए मैंने फाइनली निकाली XL6, क्योंकि शुरू में मैंने ग्रैंड विटारा के जीटा के प्राइजेस ड्राइव करने के लिए XL6 जीटा का ही इस्तेमाल करा था, इसलिए मैं फिलहाल दोबारा XL6 को लेके आया हूं ताकि रेफरेंस हमारा सेम रहे। अब आप देखोगे कि XL6 अल्फा प्लस जो है वो ब्रेजा ZXI प्लस से 59,000 रुपीज ज्यादा महंगी है, लेकिन इस 59,000 के डिफरेंस के अंदर फीचर लिस्ट सेम नहीं है, फीचर लिस्ट में काफी डिफरेंस है। तो ऐसा करते हैं XL6 के अल्फा प्लस को और ब्रेजा के ZXI प्लस को फीचर्स के मामले में ऑन पार लेके आते हैं। सबसे पहले XL6 अल्फा प्लस में कौन सी चीजें नहीं है जो कि ब्रेजा के ZXI प्लस में है। हेड्स अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, सनरूफ, ऑटो IRVMs, कूल्ड ग्लव बॉक्स, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस, रेयर फास्ट चार्जिंग USB। अगर ये सारी चीजें अल्फा प्लस में होती तो अल्फा प्लस का और ब्रेजा ZXI प्लस का डिफरेंस और 70,000 रुपए ज्यादा होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ब्रेजा ZXI प्लस के अंदर भी काफी फीचर्स हैं जो कि मिसिंग है, लेकिन जो XL6 अल्फा प्लस में है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, टायर प्रेशर मेजरिंग सिस्टम, एयर कूल्ड कप होल्डर्स, आउटसाइड टेम्परेचर गेज, इतनी सारी चीजें मिसिंग है। तो डिफरेंस 70,000 का नहीं 40,000 का होता, मैं 30,000 इसके माइनस कर रहा हूं। अगर ये सारी चीजें भी ब्रेजा में होती तो डिफरेंस 70,000 का नहीं होता, 30,000 कम यानी कि 40,000 का होता। तो बेसिकली अभी फिलहाल 59,000 का डिफरेंस है, अगर फीचर्स में ऑन पार होते तो डिफरेंस 1 लाख का होता, 99,000 का होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रेजा का और कॉरेस्पॉन्डिंग ही XL6 का डिफरेंस सिर्फ 1 लाख का मान के चले। अभी हमारे पास एक चीज और है, जो ब्रेजा VXI के अंदर उनका म्यूजिक सिस्टम और टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम है उसका प्राइस, वो फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। मैंने काफी सर्च करा इंटरनेट पे कि ब्रेजा का ये स्मार्ट प्ले स्टूडियो जो कि 7 इंच की टच स्क्रीन के साथ आता है, इसके प्राइस क्या हैं मारुति की वेबसाइट पे और हर जगह। मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे फाइनली एक माई कार हेल्पलाइन का आर्टिकल मिला जिसमें ये लिखा हुआ था कि मारुति का ये 7 इंच की टच स्क्रीन वाला स्मार्ट प्ले मारुति जेन्युइन एक्सेसरी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आपको एज अ मारुति जेन्युइन स्पेयर पार्ट मिल जाएगा और वो मिलेगा 58,000 रुपए का। एक काफी बड़ा डिस्कशन था, उसके अंदर मैंने आर्टिकल देखा था, तो मैं ये 58,000 लेके चलता हूँ। अब अगर आप 1 लाख में से 58,000 माइनस कर दो तो 42,000 बनते हैं, लेकिन मैं फिर भी ग्रैंड विटारा सिग्मा का रेट 42,000 नहीं 50,000 ज्यादा मान के चलूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ग्रैंड विटारा सिग्मा में कुछ फीचर्स ब्रेजा के ZXI और ZXI प्लस से भी हैं, तो इसलिए मैं उसका 8,000 जोड़ लेता हूँ। एंड नेट टू नेट मैं ये मान के चलता हूँ कि ब्रेजा VXI से कम 50,000 ज्यादा ग्रैंड विटारा सिग्मा का प्राइस हो सकता है, क्योंकि ब्रेजा VXI जो है वो 9,46,500 की आती है। इसमें अगर 50,000 ऐड कर दिए जाएं तो ग्रैंड विटारा सिग्मा 9,96,500 की आ सकती है। ये प्राइस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई वो जो बात चली थी कि लीक्ड प्राइस 9.5 लाख है, 9.5 लाख है, अगर वाकई में सच में ग्रैंड विटारा सिग्मा 9.5 लाख की लॉन्च हो जाती है तो मैं ये मानूंगा कि इट इज़ अ स्टील। बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि एक्चुअली कितने की लॉन्च होती है। अब माइल्ड हाइब्रिड के अंदर हमारा ग्रैंड विटारा डेल्टा का प्राइस बचा हुआ है, वो फिल करना है। अगर मैं सिग्मा से डेल्टा में देखूं तो डेल्टा में क्या क्या चीजें एडिशनल आती हैं। रियर व्यू कैमरा, स्मार्ट प्ले प्रो, ग्लव बॉक्स लाइट, फ्रंट फुटवेल लाइट, ट्रंक लैंप। ये छोटे छोटे लैंप्स तो उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट जो थोड़े बहुत सिग्निफिकेंट खर्चे होंगे वो यही होंगे। क्रूज कंट्रोल हो गए, या फिर स्टीयरिंग के अंदर माउंटेड ऑडियो के ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हो गए, फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट्स हो गए, और ये रियर व्यू कैमरा। तो जैसा कि रियर व्यू कैमरा का हमने पहले जब XL6 के साथ कंपैरिजन किया था तो इसका प्राइस डिराइव कर लिया था, ये 3,500 रुपये का था। और मैंने काफ़ी YouTube वीडियोज़ देखी हैं जिसमें कि लोग अपनी करंट ब्रेजा को, लोअर वेरिएंट को
हायर वेरिएंट में, अपर वेरिएंट में कन्वर्ट करा रहे हैं आफ्टर मार्केट। लोग गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल लगवा रहे हैं आफ्टर मार्केट, लोग गाड़ियों में एज इट इज़ OEM वाला म्यूजिक सिस्टम लगवा रहे हैं, स्पीकर लगवा रहे हैं, फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट्स जो हैं उसकी एक्सेसरीज़ की जो प्राइसेस हैं, मैंने अमेजोन पे और मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज पार्ट्स में सब जगह देखी। इतनी सारी वीडियोस और इतने सारे आर्टिकल्स और इतने सारे प्राइसेस देख के मुझे ऐसा फील होता है दैट दी डेल्टा वर्जन कैन बी 80,000 मोर एक्सपेंसिव दैन सिग्मा। सो 9,96,000 प्लस 80,000 यानी कि 10,76,500 रुपये। अगेन ऑटोमेटिक चाहिए हो तो 1.5 लाख रुपये जोड़ लेना, 12,26,500 आएगा। ये रेट को डालते ही डेल्टा और जीटा के बीच में मैं देखता हूँ कि डिफरेंस 92,000 आता है। और ये 92,000 का डिफरेंस मुझे ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि डेल्टा से जीटा में जब आप जाते हो तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अलॉय व्हील्स हो गए, स्टील व्हील से आप अलॉय व्हील्स पे आते हो, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स पे आते हो, हैलोजन से ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिल जाते हैं, साइड एंड कर्टन एयरबैग्स मिल जाते हैं, और आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी स्मार्ट प्रो से स्मार्ट प्रो प्लस में अपग्रेड हो जाता है। हो सकता है कि ये डिफरेंस 92,000 ना हो, 1 लाख रुपए भी हो, यानी कि डेल्टा थोड़ा और सस्ता हो या फिर जीटा थोड़ा सा और महंगा हो। ये मैंने थोड़े से अप्रॉक्सीमेट आसपास के फिगर बताए हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो इस चीज़ से हमारा माइल्ड हाइब्रिड के सारे वेरिएंट्स कवर हो जाते हैं। हर एक के प्राइजेस मैंने बता दिए कि क्या हो सकते हैं। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे जाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम सुजुकी पे ही जाते हैं, बट क्योंकि सुजुकी का कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम नहीं है तो मुझे लगा टोयोटा पे जाते हैं। अब टोयोटा कैमरी है, लेकिन उसमें चक्कर ये कि सिर्फ हाइब्रिड व्हीकल आती है, उसमें नॉन हाइब्रिड वेरिएंट नहीं आता। तो ये डिफरेंस कितना है ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, सुजुकी का यहाँ पे हाइब्रिड अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर चलते हैं। फिर मैं दोबारा यूके चला गया। यूके के अंदर मैंने देखा कि सुजुकी A-क्रॉस है, उसका प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रहा है। वो नॉर्मल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, वो प्लग इन हाइब्रिड है। दोनों का डिफरेंस कभी बाद में अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये सुजुकी A-क्रॉस जो है उसका प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, उसका इंजन, उसका बैटरी सेटअप, उसकी मोटर, जनरेटर, ये सब कुछ टोयोटा का दिया हुआ है। जिस तरह से हाई राइडर और ग्रैंड विटारा दोनों बहनें हैं, उसी तरह से बाहर यूरोपियन मार्केट में सुजुकी A-क्रॉस और टोयोटा RAV4 ये दोनों सिस्टर्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सुजुकी का नॉन हाइब्रिड वर्जन अवेलेबल नहीं है, A-क्रॉस आती ही हाइब्रिड में है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं फिर टोयोटा की वेबसाइट पे चला गया यूके की। फिर वहाँ पे मैंने टोयोटा RAV4 देखी, नॉन हाइब्रिड भी और हाइब्रिड भी। दोनों के प्राइजेस यहाँ पे लिस्टेड हैं। नॉन हाइब्रिड था 35,350 पाउंड्स का और हाइब्रिड था 44,140 पाउंड्स का। अगर आप देखो तो इसके अंदर भी एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफरेंस लेने का फायदा नहीं है, मैं परसेंटेज टर्म्स में लेता हूँ। तो परसेंटेज टर्म्स में दोनों में डिफरेंस था 24.87% का, यानी कि लगभग 25% प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल नॉन हाइब्रिड से एक्सपेंसिव थी। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि प्लग इन हाइब्रिड जो है वो नॉर्मल हाइब्रिड से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ प्लग इन हाइब्रिड तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो डिफरेंस शायद हो सकता है कि 25% का ना हो, थोड़ा सा कम हो। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का नॉन हाइब्रिड के साथ डिफरेंस कितना ज़्यादा हो सकता है, वो भी इस प्राइस ब्रैकेट में, उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सैंपल था, एक ही रेफरेंस पॉइंट था, और वो थी होंडा सिटी। तो मैंने होंडा सिटी के प्राइसेस निकाले। होंडा सिटी के सारे प्राइसेस निकालने के बाद मैंने देखा कि जो इसका टॉप वेरिएंट है ZX, उसके अंदर एक सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है जिसमें कि ऑटोमेटिक में CVT ट्रांसमिशन है, और हाइब्रिड के अंदर इसका आता है सेम वही जो अपनी हाई राइडर में और ग्रैंड विटारा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आ रहा है। और इसका भी जो इंजन है वो भी एटकिंसन साइकिल पे चलने वाला है। हमारी हाई राइडर का और ग्रैंड विटारा का भी एटकिंसन साइकिल पे चलने वाला है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है। एनीवे, अगर आप देखो तो टोयोटा का जो पेट्रोल इंजन है वो हमारे ग्रैंड विटारा के भी पेट्रोल इंजन से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। सिमिलरली जो उनका हाइब्रिड सेटअप है उसके भी इंजन की पावर हमारे हाइब्रिड सेटअप से ज़्यादा है। तो उसके पेट्रोल की पावर के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसके हाइब्रिड इंजन को भी एट पार होना चाहिए था, ताकि परफॉर्मेंस में ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब मैं उसका अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस लूँगा तो वो गलत होगा, क्योंकि इंजन वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल हैं। अगेन मैं परसेंटेज इंक्रीज लूँगा कि उस गाड़ी के हिसाब से, उसके प्राइस के हिसाब से, उसको जो इंजन सूट करता वो कितना परसेंट एडिशन पे मिल रहा है। दोनों गाड़ियों के बीच का डिफरेंस जो है वो 4,28,600 है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखो तो 28% का डिफरेंस है। अब ये चीज़ देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि होंडा वाले इंडिया में सिर्फ हाइब्रिड इंजन लेके आ रहे हैं और वो 28% महंगा है, और वहीं पे टोयोटा वाले प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल लेके आ रहे हैं और वो सिर्फ ऑलमोस्ट 25% महंगी है। इसका मतलब कि हाइब्रिड के मामले में टोयोटा की टेक्नोलॉजी थोड़ी सस्ती है, होंडा ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो मैंने क्या किया, मुझे ऐसा लगा कि यार अब हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है, हमें प्लग इन हाइब्रिड का रेट लेके क्या करना है, क्योंकि हमारे पास तो हाइब्रिड टेक है। लेकिन हम होंडा के ऊपर भी 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सुजुकी एंड टोयोटा पे ही थोड़े बहुत प्राइसिंग पे रिलाई करना है, क्योंकि इंजन तो हम उसी का यूज़ कर रहे हैं।
तो मैंने क्या किया कि जो टॉप वेरिएंट है अल्फा, उसके अंदर मैंने अपना टोयोटा वाला 24.87% हाइक मार के देखा, तो प्राइस निकल के आया 18,21,853। अब ये जो डिफरेंस है ये 3,62,000 के करीब का है। हालांकि परसेंटेज टर्म्स में उतना ही है जितना कि बाहर टोयोटा अपने हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड इंजन में कर रही है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि टोयोटा का अगर यूके में प्लग इन हाइब्रिड नहीं, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन अवेलेबल होता, तो वो नॉन हाइब्रिड से 24-25% नहीं, थोड़ा सा कम परसेंट महंगा होता। वो कितना होता वो तो पता नहीं, क्योंकि वो अवेलेबल है नहीं वहाँ पे। लेकिन टू बी ऑन दी सेफर साइड मैंने इस परसेंटेज को कम नहीं किया, मैंने इतना ही रखा है। और अगर बात करें होंडा की, तो होंडा इतना हाइक कर तो रहा है रेट्स में, और वो हाइब्रिड के साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स दे रहा है, जिसमें से कि एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है एडास फीचर्स। उसके एडास मैं कहूँगा थोड़ा पार्शियली एडास है, कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नहीं है, तो उसमें कुछ एडिशनल एडास फीचर्स हैं जो वो हाइब्रिड व्हीकल में दे रहा है, तो उसने उसकी कॉस्ट भी उसमें जोड़ ली। कोई बात नहीं, हमारे भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ग्रैंड विटारा के अंदर काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जो कि माइल्ड हाइब्रिड में नहीं है, जैसे कि हेड्स अप डिस्प्ले, 7 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और वायरलेस चार्जर। तो हाइब्रिड के साथ साथ हमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर मैं टोयोटा का परसेंटेज लेके चलूं और एडिशनल चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए चलूं, तो मुझे ऐसा लगा कि 18,21,000 सीम्स टू बी जस्टिफाइड। अब चलते हैं जीटा प्लस वेरिएंट पे। तो मैंने इसके लिए जीटा प्लस और अल्फा प्लस दोनों के फीचर लिस्ट में जो डिफरेंसेस है वो देखे। जो थोड़ा महंगा आइटम है पैनोरामिक सनरूफ, वो जीटा में माइल्ड हाइब्रिड में नहीं आता, लेकिन जीटा प्लस में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आता है। लेकिन जो चीज़ें हैं जो सिर्फ अल्फा प्लस में आती हैं वो है पडल लैंप, लेदरेज सीट्स, लेदरेज स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, 360 डिग्री व्यू कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये 7 चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है। अब इन चीज़ों के लिए कितना प्राइस कम होगा जीटा प्लस का, इस चीज़ के लिए गया फिर मैं एक्सेल 6 में। तो एक्सेल 6 के जीटा और अल्फा में 1 लाख का फ़र्क है, और अल्फा प्लस में 60,000 का फ़र्क है, यानी कि दोनों में 1,60,000 का फ़र्क है। अब उस 1,60,000 में आपको क्या क्या मिलता है? 360 डिग्री कैमरा जो कि जीटा प्लस में नहीं अल्फा प्लस में है, टायर प्रेशर डिस्प्ले, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदरेज सीट्स, एक अपग्रेडेड म्यूजिक सिस्टम, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक्सेल 6 के जीटा में स्मार्ट प्ले स्टूडियो था, लेकिन एक्सेल 6 अल्फा में स्मार्ट प्ले प्रो है। तो ये जो डिफरेंस इन अपग्रेडेशन ऑफ म्यूजिक सिस्टम है दैट इज इक्वलेंट टू जीटा प्लस में और अल्फा प्लस में जो प्रीमियम साउंड सिस्टम है। साथ ही साथ अल्फा प्लस में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में पडल लैंप्स हैं जो कि जीटा प्लस में नहीं थे। अब हमारे एक्सेल 6 के अंदर अल्फा में फॉलो मी होम एंड लीड मी होम हेडलैम्प्स हैं जो कि जीटा में नहीं है। तो अगर आप ये कंबाइंड फीचर्स अल्फा में और अल्फा प्लस में देखो ओवर एंड अबव एक्सेल 6 जीटा, तो रेट कितना आता है? 1,60,000। आपको सिमिलैरिटी नजर आ गई होगी जीटा प्लस अल्फा प्लस में और एक्सेल 6 के जीटा और एक्सेल 6 के अल्फा प्लस में। अगर यहाँ पे प्राइस डिफरेंस 1,60,000 का है, तो इस साइड भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1,60,000 का हो सकता है। 1,60,000 अगर हम माइनस करते हैं अल्फा प्लस से, यानी कि 18,21,853 से, तो प्राइस निकल के आता है 16,61,853। और ये 16,61,853 जीटा के माइल्ड हाइब्रिड से 3,42,853 महंगी है। अगर परसेंटेज टर्म्स में आप देखो तो जीटा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज 25.99% डियरर दैन जीटा माइल्ड हाइब्रिड। अगर आपको याद होगा तो 24.87% मैंने टोयोटा RAV4 का डिफरेंस लिया था बिटवीन हाइब्रिड एंड नॉन हाइब्रिड, और वही परसेंटेज मैंने यहाँ पे मेंटेन करी थी बिटवीन अल्फा प्लस एंड अल्फा। मैंने सेम एक्सेल 6 वाले जो प्राइस डिफरेंस है वही प्राइस डिफरेंस यहाँ पे डिडक्ट किया, और परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ 24.87 थी, यहाँ 25.99 है, मतलब ऑलमोस्ट 25-26% ही परसेंटेज मेंटेन्ड है। तो मुझे लगता है कि लगभग इतना प्राइस हो सकता है। तो अगर हम सारे वेरिएंट वाइज देखें तो मैं सारे वेरिएंट्स का स्नैपशॉट यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और मैंने काफ़ी आपके साथ शेयर करा है कि मैं किस तरह से मारुति के ही रिसोर्सेज को खंगोल के सारा कुछ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और सारी चीज़ें देख के इस प्राइस लिस्ट पे पहुंचा हूँ। ये एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑफ द मार्क भी हो सकता है, बट पता नहीं, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इसके आसपास ही होना चाहिए। एंड इस प्राइस को आप देख लो, अगर इससे महंगी कोई बहुत ज़्यादा गाड़ी जा रही है तो वो मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगेगी। एंड कोई भी वेरिएंट अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएंट से थोड़ा सा भी सस्ता होता है तो इट वुड बी अ गुड वैल्यू फॉर मनी एज पर मी। अब मारुति के एक्चुअल प्राइजेस ऑफ दी मार्क इस साइड या उस साइड कितने जाते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। इन द मीन टाइम इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने वैसे ही सर्च कर लिया था कि व्हाट आर दी एक्सपेक्टेड प्राइसेस, एंड हमारे फेवरेट फाइनेंशियल एक्सप्रेस जिन्होंने सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस के और बूट स्पेस के फिगर्स बताए थे, मैंने उसके फिगर्स देखे, तो मैं उसका स्नैपशॉट भी यहाँ पे आपके साथ लगा देता हूँ। मैंने वैसे ही थोड़ा कंपैरिजन करके देखा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है।
कुछ वेरिएंट्स के वो प्राइस ज़्यादा बता रहे हैं, कुछ के मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये एम्पेरिकली डिराइव्ड प्राइजेज़ हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि पहली बात तो काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इमीडिएटली कोई दूसरी कार लें या फिर वो ग्रैंड विटारा की डिलीवरीज तक की वेट करें। काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको अपनी बजटिंग करनी होगी, जिन्हें अपना लोन वगैरह का प्लान करना होगा, जिन्हें देखना होगा कि वो कौन से वेरिएंट को अफोर्ड कर सकते हैं, कौन से को नहीं कर सकते। बुकिंग करने से पहले इंसान 4 बार सोचता है कि यार कहीं मैं बुकिंग करा दूँ, बाद में रेट कहीं बहुत ज़्यादा ऑफ दी मार्क हो जाए, फिर मैं उसको कैंसिल कराऊँ, पता नहीं डीलर मेरे पैसे दे या ना दे। क्योंकि ये भी एक बड़ा इशू है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि लोग पैसे दे देते हैं, बाद में बुकिंग कैंसिल कराते हैं तो डीलर पैसे रिफंड नहीं करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझते हैं। इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी तरफ से जितना ज़्यादा एक्यूरेट पॉसिबल मैं एक फिगर लेके आऊँ उतना करूँ। हालांकि इसकी एक्यूरेसी का तो मैं अभी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कम से कम इन प्राइसेस को देख के आपको एक एस्टीमेट रहेगा कि आपका जो बजट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर करा के आप कौन सा वेरिएंट ले सकते हो। और मैंने सारी चीज़ों का स्नैपशॉट वगैरह यहाँ पर डाल दिया था। आप लोग उनको देख के एक्चुअल ब्रोशर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो कि मैंने चीज़ें सारी ठीक ली हैं कि नहीं। भाई अपनी तरफ से तो सब कुछ मैंने ठीक ही किया है, कुछ थोड़ा बहुत ओवरसाइट हो गया हो, कुछ मिस आउट हो गया हो तो माफ़ी। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो और ये आपको थोड़ी सी हेल्प कर सके आपके डिसीजन मेकिंग में। एंड बाकी फाइनेंशियल एक्सप्रेस का लेटेस्ट अपडेट था जो कि रिकॉर्ड करते करते मैंने देख ही लिया, मैंने यहीं शेयर कर दिया। और अगर आप लोगों के पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो कोई नोन सोर्स से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, लेकिन सोर्स बता देना अपनी इन्फॉर्मेशन का, ताकि जितने भी व्यूअर्स होंगे इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो कम से कम उन्हें एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लंबी चौड़ी एडिटिंग भी करनी है इस वीडियो की। चलो बाय।